लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक के सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, मतलब ये जानेंगे कि क्लास 12th अकाउंट का सिलेबस क्या है और किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जाएगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप 11th के एग्जाम को पास आउट करके आप 12th में आ गए हैं या फिर आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आपको जिनका रिजल्ट आ गया है उनको बहुत ज्यादा बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक साल आगे बढ़ गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, बस एग्जाम हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आपके भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी का हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सिलेबस को जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर एक क्रिकेट प्लेयर है तो वो सबसे पहले पिच की स्टडी करता है कि वो पिच कैसा है, वो बॉलर के लिए है पिच की बैट्समैन के लिए है, उस हिसाब से वो अपने टीम को सेलेक्ट करता है। वैसे ही अगर बात करें कि अगर कोई रेस है, अगर कोई 500 मीटर की रेस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो वो पहले से 2000-2500 मीटर रेस की तैयारी करता रहता है ताकि वो 500 मीटर को कर ले। ठीक है, अगर बेटा अगर 500 मीटर रेस की तैयारी और आप 500 का ही कर रहे हो तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा ज्यादा सोचोगे तो आपको कम मिलेगा। ऐसा ही है जीवन, पूरा चुनौतीपूर्ण है हमारा जीवन। तो सबसे पहले हमको रणनीति बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको क्लास 12th सीजी बोर्ड के अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए हमको सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करके आपको बताता हूं। और अगर आप पेन कॉपी रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने पास से पेन कॉपी निकाल लीजिए और बेटा प्यार से इसको आराम से देखिएगा। ठीक है, तभी आप सारी चीजों को समझ पाओगे। और जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बेटा उनसे मैं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको 12th सीजी बोर्ड के कंटेंट यहीं से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो यहां पर मैं सिलेबस बनाना चालू करता हूं। तो हम यहां पर क्लास 12th में पहुंच गए हैं और जो हमारा बुक है वो नवबोध का बुक है। नवबोध का बुक है, तो हम जिससे स्टडी करेंगे वो बुक का नाम है नवबोध अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए बेटा, तो क्लास जो आपका 12th का अकाउंटेंसी है वो टोटल 100 मार्क्स कैरी करेगा, जिसमें कि आपके 3 पार्ट हैं। तो तीनों पार्ट को मैं डिटेल में आपको समझाना चालू करता हूं। तो यहां पर हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, ये दिया हुआ है पार्ट 1 में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, जिसमें कि ये पहला यूनिट है। पार्ट 1 मतलब कि ये पहला यूनिट है जिसमें कि हमको 2 बड़े बड़े टॉपिक को कवर करना है।
जो पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा टॉपिक जो है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और जो पार्ट 1 के अंदर जो ये पहला यूनिट है ये कैरी करता है 35 मार्क्स, ये 35 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और बात करें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज तो ये कैरी करता है 25 मार्क्स। और अगर हम ये दोनों को मिला दें तो दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल 60 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो अकाउंट्स का पेपर होगा जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, जिसमें कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो यहां पर जो पार्ट 1 है, यूनिट 1 है, इसमें 2 चैप्टर है। पहला अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर दिखेंगे, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब ये तो हो गया, अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपका टॉपिक नंबर 3, ये टॉपिक 1 था, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैरी करेगा 12 मार्क्स। और चौथा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैरी करेगा 8 मार्क्स। और ये दोनों मिलाकर होता है 20 मार्क्स का। तो ये जो होगा यूनिट 1, पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी, इसको पार्ट ए कर लेते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों हो रहा है 80 मार्क्स का, इसी के ही एग्जाम होंगे। और बाकी जो 20 मार्क्स का होगा वो आपके प्रैक्टिकल होंगे, मतलब कि थ्योरी वाइवा ये पूछा जाता है ना, वो सारी चीजें होंगी। अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी, तो पार्ट सी में यहां पर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट फाइल का 4 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट रहेगा उसी का ही रिटन टेस्ट होता है और ये कैरी करेगा 12 मार्क्स। और इसके बाद जो एक्सटर्नल आएगा वो आपसे वाइवा पूछेगा, उसके रहेंगे 4 मार्क्स, ये हो जाएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो बेटा प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा, 20 नंबर का रहेगा। आपको स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपका जो टीचर होगा अकाउंट्स का, वो बता देगा कि प्रोजेक्ट फाइल कौन सा बनाना है। और प्रोजेक्ट फाइल जैसे बनाए रहोगे उस आधार पर आपको 4 मार्क्स से जितना भी आपको मतलब वो टीचर देगा उस आधार पर आपको मिलेगा। और बात करें उसके बाद जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाए हो उसी से रिलेटेड आपका रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट होगा जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से टीचर आते हैं जो कि आपके फाइल को देखकर उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके मार्क्स होंगे 4। मतलब कि टोटल बोला जाए तो ये 20 मार्क्स ये स्कूल और एक्सटर्नल के हाथ में रहेगा। हमको यहाँ पर मेहनत करना है 80 मार्क्स के लिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरा का पूरा 80 मार्क्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं अपने स्टूडेंट को ये उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को अगर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि आपको पूरी शिद्दत से आपको देखना है और पूरी शिद्दत से आपको मेहनत करना है। क्योंकि आप सुने होंगे कि डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर किसी चीज को पाने की चाह रखो तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने पे एक कर देती है। तो अगर आप पूरी शिद्दत से अगर पाना चाहो 80 मार्क्स तो बिल्कुल आप ला सकते हो। तो ये हुआ हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आप अपनी बुक में देखोगे कि ये जो पार्ट बी जो है ये इसके अलावा ये तो रहेगा ही रहेगा पार्ट ए, और इसके अलावा अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो पार्ट बी में
आ जाता है कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, ये आ जाता है कंप्यूटराइज्ड, ये आ जाएगा आपका पार्ट बी में। और पार्ट सी जो रहेगा एज इट इज आपका ये प्रोजेक्ट वर्क वाला रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क वाला, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज जो होता है वो कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन रहेगा, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। और प्रोजेक्ट जो है ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हम ये कंप्यूटर लेंगे, ये वाले चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये पार्ट बी को हम छोड़ देते हैं, उसके बजाय हम यहाँ पर कंप्यूटर ले लेते हैं और प्रोजेक्ट जो है हम बना लेंगे। तो आप बात को समझना, जो प्रोजेक्ट रहता है, ये जो प्रोजेक्ट आपका पूछा जाएगा पार्ट सी में, वो इसी चैप्टर से रिलेटेड रहता है। इस वजह से आप इस चैप्टर को स्किप करना, इसको मत लेना आप कंप्यूटर को, आप इसको लेना पार्ट बी को, और आप स्टडी करना इस आधार पर। ये आप सारी चीजों को पढ़ना। और मोस्ट ऑफ द स्कूल में कंप्यूटर को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, और प्रोजेक्ट वर्क में आपको वाइवा प्लस आपको रिटन टेस्ट होगा। तो बेटर ये है कि आप इसी को कर लो, इसको करोगे तो आपका पार्ट सी भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। लेकिन आप अगर पार्ट बी कर लिए, यार पार्ट बी कर लिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के लिए भी तो ये पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक तो आपका प्रोजेक्ट फाइल बनाना ही पड़ेगा, इसके रिटन टेस्ट होंगे ही होंगे। तो फिर से आप ये वाली को यहाँ प्रोजेक्ट में पढ़ोगे, उससे बेटर ये है कि ये पार्ट बी जो कंप्यूटराइज्ड है उसको आप नहीं लेंगे, और आप ये जो सिलेबस दिख रहा है इसकी तैयारी करोगे, ठीक। तो अब हम इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके अंदर कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं और इसका डिटेल में आपको बताना चालू करता हूं। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप बाद में अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। पार्ट ए, देखिए पार्ट ए जो है ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप पहले क्लास 11th में आप पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब कि एक आदमी जो कि बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है उसका हम अकाउंट संभालते थे। वो जनरल एंट्री बनाते थे, उसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल स्टेटमेंट जिसके में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कंप्लीट सोल प्रोप्राइटर। अब क्या हो गया, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हम थोड़ा पैसा कमा लिए हैं, अब हमको और पैसा कमाना है। तो और पैसा कमाने के लिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो अकेले उस काम को नहीं कर पाता, इस वजह से वो पार्टनर रखता है। क्योंकि एक अकेला आदमी बोलेगा कि अगर मैं अपना क्या कहते एम्पायर को बढ़ाऊं तो वो मुश्किल नहीं है, उनको उसको लोगों का साथ बहुत जरूरी है, प्लस साथ में उसको कैपिटल की भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। तो वो क्या करेगा, बेस्ट ऑप्शन होता है पार्टनरशिप, है कि नहीं। तो पार्टनरशिप हम क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो पहला हमारा चैप्टर होगा, पहला चैप्टर वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप कितने मिनिमम होंगे और कितने मैक्सिमम होंगे, ठीक। पार्टनरशिप में क्या क्या राइट्स रहेंगे, कौन से राइट्स नहीं रहते हैं, कैसे कोई पार्टनर आएगा, कैसे कोई पार्टनर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीजों का पूरा फंडामेंटल यहां पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्या कारण होता है कि पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाता है और कौन से एक्ट के तहत ये सब बनाया जाता है। तो ये सारी डिटेल जो है पूरा थ्योरी पार्ट हम फंडामेंटल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे यहां पर गुडविल। गुडविल, ये गुडविल काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर अभी तक के आप थोड़ा बहुत 11th में देखे होंगे, एसेट साइड में होता है गुडविल, है ना।
तो ये गुडविल कैसे निकाला जाता है किसी कंपनी का, कितने टाइप के गुडविल होते हैं, और कोई कंपनी में कोई हमारे फर्म में अगर कोई आ रहा है कोई नया पार्टनर तो वो कितना रुपए एक्स्ट्रा लाएगा गुडविल के रूप में, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो ये है सेकेंड चैप्टर गुडविल। उसके बाद तीसरा जो हमारा यहां पर चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, थर्ड जो रहेगा यहां पर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है जो पुराने पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, समय समय पर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब वो कभी चेंज करते हैं कभी नहीं करते, तो चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज किया जाता है, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पहले इनका प्रॉफिट था 1:1:1 मतलब बराबर बराबर, अब ये 3:2:1, तो इसके क्या इंपैक्ट आएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म में, ये सारी चीजों को हम यहां पर स्टडी करेंगे और ये कैसे चेंज होगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन कर रहा है, ये सारी चीजें। तो ये होगा चैप्टर 3 में। उसके बाद यहां पर चैप्टर 4 में है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यहां पर अब क्या होगा, हम कोई नए पार्टनर को एडमिशन देंगे। हम पार्टनरशिप फर्म में तो है, मान के चलो हम लोग 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और चौथा एक जन और आना चाह रहा है, तो हम उसको एडमिशन देंगे, मतलब कि हम उसको अपना पार्टनर बनाएंगे। तो वो पार्टनर बनाएंगे तो क्या क्या प्रावधान होता है, क्या किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कितना रुपए कैपिटल के रूप में लाएगा, कितना गुडविल लाएगा, कितना उसको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा देंगे और क्या क्या उसके राइट्स रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। उसके बाद 5वां जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है ना, उम्र हो जाता है यार 70-80 साल, उसके बाद थोड़ी ना काम करेगा, बुजुर्ग हो जाता है तो आदमी तो फिर उसके बाद नहीं करता है काम, तो ये रिटायरमेंट ले लिया। या फिर अगर उसकी डेथ हो गई कोई पार्टनर की, उस समय हम अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, किस आधार पर कैसे उसको वापस जितना पैसा लगाया है वो किस आधार पर उसको पैसा लौटाया जाएगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में यहां पर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना। यार बंद कब करते हैं, जब हो सकता है पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या जो पार्टनरशिप फर्म है वहां पर लॉस चल रहा हो लंबे समय से, तो लॉस चल रहा है तो बेटर यह है कि उसको बंद कर दिया जाए। तो यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, तो उसका कुछ तरीका होता है, तो वो यहां पर हम सीखेंगे। ठीक, तो यहां पर ये 6 चैप्टर पूरा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में है, जो कि पूरा का पूरा 35 नंबर कैरी करता है। और बेटा अगर ये ना कड़ी दर कड़ी चलेगा, मतलब कि आप पहला चैप्टर समझ गए तो दूसरा आपके लिए आसान हो जाएगा, दूसरा समझ गए तो तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर ये 6वां, ऐसे ये कड़ी दर कड़ी चलता जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ये 6 चैप्टर कर लिए तो पूरे का पूरे 35 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट ए का यूनिट 1 का टॉपिक 1 का ये 6 चैप्टर है। उसके बाद हम बात करें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की। यहां पर हम कंपनी की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। कंपनी की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। यहां पर आपको 3 चैप्टर मिलेगा। पहला चैप्टर जो रहेगा वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड फॉरफीचर
और दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर जो कि इशू होगा, और तीसरा है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर रिडम्पशन। अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन। तो देखिए ये क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कर रहे थे ये पहले वाले में, पार्ट 1 के पहले यूनिट में, और पार्ट 1 के पहले आपके टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी की अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा। तो पहला जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इश्यू एंड फॉरफीचर। इसका मतलब ये होता है कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करता है, अंश इशू करता है, शेयर, ताकि अब उसको कंपनी को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, अपने शेयर्स इशू करेगा और लोगों से पैसे मंगाएगा, और लोगों से पैसे मंगाएगा और वो कुछ किस्तों में मंगाता है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ये हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो उसकी कुछ जनरल एंट्री होती है, तो वो यहां पर हम पहले चैप्टर में सीखेंगे। और फॉरफीचर का मतलब ये होता है जब वो समय पर पैसा नहीं देता है या फिर पैसा नहीं देता तो उसकी शेयर को फॉरफीचर कर लिया जाता है। फॉरफीचर का मतलब हिंदी में होता है जब्त, है ना। जैसे कि आप स्कूटी खरीदे और स्कूटी आप किस्त में खरीदे हो, 4-5 किस्त दिए, उसके बाद किस्त दे ही नहीं रहे हो, और फाइनेंस वाले कहीं घूम रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं तो कहीं गाड़ी तेज करके आप भाग जा रहे हो, पैसा ही नहीं दे रहे हो, तो कभी ना कभी तो पकड़ में आओगे। तो पकड़ में आओगे तो क्या किया जाएगा, वो गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, क्योंकि आप उस गाड़ी का पूरा पैसा नहीं पे किए हो। इसी प्रकार क्या होता है, कंपनी जब शेयर इशू करता है तो वो पूरे पैसे लेता है, अगर पूरे पैसे नहीं मिलते तो वो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीचर किया जाता है, तो कर देता है, तो वही फॉरफीचर यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को सीखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अभी मैं आपको बता रहा हूं तो लग रहा होगा बाप रे इतना सारा पढ़ना है करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते चलोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और काफी आसान तरीके से ये सारी चीजें, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर इशू, मतलब कि कंपनी को क्या होता है, कभी कभार ना पैसे की जरूरत होती है, तो यार वो लोन लेगा तो उसको ना, पहली बात बैंक से लोन लेगा तो उसको कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, प्लस हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 15%, 20%, और उसको देना ही देना है। तो यहां पर ये क्या करता है, कंपनी ना लोगों से पैसा मांगता है एज अ लोन, है ना, लोगों से, जनता से पैसा मांगेगा। जैसे कि रिलायंस कंपनी, कितना नाम है, अगर रिलायंस बोले कि मैं डिबेंचर अपना इशू कर रहा हूं, मतलब कि 10-10 हजार रुपए सब मेरे को लोन दो, मैं आपको साल भर का 5% के हिसाब से ब्याज दूंगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा दे देंगे उसको। और ऐसा है कि रिलायंस वाले को कुछ गिरवी रखना भी नहीं पड़ा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको पैसा भी मिल गया, और आप लोगों का भी फायदा हो गया क्योंकि आप लोगों को ब्याज मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो यहां पर इस चीज का हम एंट्री करना सीखेंगे, डिबेंचर का। और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब ये होता है, अब देखो यार रिलायंस कंपनी जो है, आपके जो पैसे लिया है लोन के रूप में, वो हमेशा के लिए थोड़ी ना रखा रहेगा यार, उसके लिए तो एक लाइबिलिटीज है। तो वो क्या करेगा, जब स्टेबल हो जाएगा, जब उसके पास प्रॉफिट अर्निंग चालू हो जाएगा, तो क्या करेगा, आपके डिबेंचर को, वो मतलब डिबेंचर शेयर को वापस ले लेगा और आपको पैसा दे देगा, मतलब कि अपना लोन जो लिया है ना आप लोगों से, उसका पेमेंट कर देगा। बस ये हमको यहां पर सीखना है। तो ये चैप्टर काफी आसान होता है, बस इसमें जनरल एंट्री आपको करनी है। और अच्छी बात यह है, आप इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आगे आप बीबीए करेंगे या फिर बीकॉम करेंगे तो ये सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। इस वजह से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ये हो गया पार्ट ए कंप्लीट, जिसमें कि पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, 60 मार्क्स के लिए तैयारी करेंगे, और ये आपके 8-9 चैप्टर हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं इसको मिटाता हूं, इसके बाद आपको थोड़ा सा पार्ट बी के बारे में बता देता हूं। पार्ट बी में ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। पार्ट बी, तो देखिए पार्ट बी में ये तीसरा टॉपिक है और ये चौथा टॉपिक है। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे टॉपिक की,
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता था वो हॉरिजॉन्टल बनाते थे, अब इसमें ऐसा वर्टिकल बनाया जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमको 3 चैप्टर मिलेगा। पहला है एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा यहां पर दिया रहेगा। और इस चैप्टर को मैं आपको जब करवाऊंगा तभी आपको अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। उसके बाद सेकंड हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस मतलब कि एनालाइज करना, चेक करना, देखना कि भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि लॉस हो रहा है, कंपेयर करना, ये सब आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो यहां पर चैप्टर रहेगा वो रहेगा रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। तो यहां पर कुछ रेशियो निकालना रहता है, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, ये टोटल ये 12 मार्क्स कैरी करेगा, ये 12 मार्क्स। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर यहां पर रहेगा, अब बात करें ये वाला चौथे चैप्टर, ये होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये होगा 8 मार्क्स का और ये टोटल मिलके हो जाएगा 20 मार्क्स का। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो बिजनेस में ना कैश आता है और कैश जाता है। तो एक छोटा सा अगर मैं आपको इसको बताऊं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ना देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कि कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, मतलब कि पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, वो सारी चीजों को यहां पर हम लिख देते हैं। और कैश फ्लो 3 हम देखते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी होते हैं, उसको देखा जाता है। तो ये हम और डिटेल में जब करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप बस इतना ही समझो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स के आएंगे। तो बेटा यहां पर आप समझ गए होंगे कि पार्ट 1 जो है वो 60 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें कि टोटल 9 चैप्टर हैं। और पार्ट बी जो है उसमें हमारे ये 4 चैप्टर हैं जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। यहां से आपको मिल जाएगा 60 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स के। और पार्ट सी में आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, और प्रोजेक्ट वर्क में प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, उसका 4 नंबर, और रिटन टेस्ट होगा। 12 एग्जाम से पहले ही होता है, एग्जाम से 15 दिन 20 दिन महीना दिन पहले स्कूल में ही होता है, और एक्सटर्नल आता है। और आपको वहां पर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको आप वहां पर बनाओगे, उसके आपके 12 मार्क्स रहेंगे। और एक्सटर्नल जो आएगा दूसरे स्कूल से, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, उसका वाइवा रहता है 4 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स के रहते हैं। बात करें प्रोजेक्ट फाइल कौन से टॉपिक से आता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये पार्ट बी के ये जो 2 चैप्टर दिए हुए हैं ना, ये वाले चैप्टर, इसी चैप्टर से ही आपका प्रोजेक्ट वर्क आता है। इस वजह से आपको कंप्यूटर नहीं लेना है पार्ट बी में, पार्ट बी में आपको यही लेना है। ठीक है। और बाकी आपकी श्रद्धा, आपको लगता है कि लेना है तो ले सकते हो भाई, मेरा काम है आपको बताना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस क्लास 12th का। और अगर किसी को कोई और भी डाउट होगा, कोई भी अगर क्वेरीज होगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखकर भेज दीजिएगा। और ऐसे हम इकोनॉमिक्स और बीएसटी के भी डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत थैंक यू।